चलिए दोस्तों, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। तो यह हिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो इसके पहले आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए और ला सकूं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हिस्ट्री का। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी प्रबंध के गुणों एवं अवगुणों की विवेचना कीजिए। तो ये अगर आप एमए कर रहे हैं तो उसमें आंसर राइटिंग का भी काम आएगा, असाइनमेंट भी आप लोग इससे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी प्रबंध के गुणों एवं अवगुणों की विवेचना कीजिए। उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जन्म 31 दिसंबर 1738 ईस्वी को हुआ था। उसके पिता अर्ल कॉर्नवालिस ने उसकी उचित शिक्षा के लिए उनका नामांकन हर्टन स्कूल में करवाया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह सेना में भर्ती हुआ। कॉर्नवालिस राजनीति भी करता था। 1760 ईस्वी में वह संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। 1775 ईस्वी में जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, उस समय कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का सेनापतित्व कर रहा था। 1781 ईस्वी में उसे यॉर्क टाउन में आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस असफलता के बाद भी वह ब्रिटिश सरकार का भरोसेमंद व्यक्ति बना रहा। 1786 ईस्वी में उसे गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। अब पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से आगे देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक के अपने कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार का कृपा पात्र बना रहा। जब वह गवर्नर जनरल बना, उस समय इंग्लैंड की संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन करके गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति का पद एक कर दिया तथा काउंसिल के निर्णयों को गवर्नर जनरल को मानने की बाध्यता खत्म कर दिया। इससे गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ी। अब वह स्वेच्छा से बड़े निर्णयों को ले सकता था। कॉर्नवालिस एक योग्य एवं चरित्रवान व्यक्ति था। उसमें धन लोलुपता नहीं था, अतः भारत पहुंचते ही उसने सुधार कार्य करने शुरू किए। अब यहाँ से देखते हैं कॉर्नवालिस के अस्थायी प्रबंध। तो इसके अंतर्गत सबसे मुख्य जो था भूमि सुधार, तो इसी के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। भूमि सुधार के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस की भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसकी भूमि व्यवस्था को अस्थायी प्रबंध परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटिश राज्य के अंत तक भारत में बनी रही। इसका उद्देश्य लगान व्यवस्था में सुधार लाकर अस्थायित्व प्रदान करना था। कॉर्नवालिस को इस कार्य के लिए कलकत्ता काउंसिल के एक सदस्य सर जॉन शोर और बंगाल सरकार के एक उच्च अधिकारी जेम्स ग्रांट से काफ़ी सहायता मिली। 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस को कंपनी के निदेशक मंडल से स्वीकृति मिल गई और 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी प्रबंध लागू कर दिया गया। अब यहाँ आगे देखते हैं दोस्तों। भूमि के अस्थायी प्रबंध के अनुसार सरकार ने जमींदार से समझौता किया कि जमींदार भूमि के स्वामी हैं और वे सरकार को एक निश्चित लगान देने के लिए बाध्य है। यदि जमींदार नियमित रूप से लगान नहीं चुकाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कृषि को क्षति पहुंचाने या कम लगान वसूल होने पर भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी। अब आगे देखते हैं। जमींदार जो लगान सरकार को देते थे उसे पट्टे टाइटल डीड पर लिख दिया जाता था और सरकार की स्वीकृति लिए बिना उसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। अस्थायी प्रबंध के लागू करने के कई कारण थे। कॉर्नवालिस ने सोचा कि ऐसा करके एक शक्तिशाली जमींदार वर्ग की स्थापना की जाएगी जो सरकार के प्रति वफादार रहेगी। इस व्यवस्था ने राजा, तालुकेदार और जमींदार की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न कर दी जिसका प्रभुत्व समाज पर छा गया। दूसरा कारण यह था कि लगान वसूल
लगान वसूली की हर वर्ष नई नई व्यवस्था करते करते अंग्रेज अधिकारी थक गए थे। इससे आय बढ़ने की जगह पर घटने लगी थी। अतएव भूमि लगान का अस्थायी प्रबंध कर देना ही उचित समझा गया। अस्थायी प्रबंध के गुण। अस्थायी प्रबंध के कई गुण थे। इसका तात्कालिक प्रभाव बंगाल पर पड़ा। वहाँ के किसानों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ। किसानों से अब मनमाना लगान वसूल नहीं किया जाने लगा। उन्हें एक निश्चित लगान ही देना पड़ता था। उसके पास अब कुछ संपत्ति बचने लगी। उसकी इस बचत से कृषि व्यवसाय चमक उठा। बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य का संपन्न प्रांत बन गया। इससे अकाल से छुटकारा मिल गया। बंगाल में शिक्षा, साहित्य, कला इत्यादि के द्वार खुल गया। अस्थायी प्रबंध से कंपनी की सरकार विशेष लाभान्वित हुई। प्रतिवर्ष लगान निश्चित करने की दिक्कतों से वह मुक्त हो गई। बार बार बंदोबस्त करने में काफ़ी व्यय हो जाता था। अतएव अस्थायी प्रबंध हो जाने से सरकार प्रतिवर्ष के खर्च से बच गई। अब कंपनी की सरकार को निश्चित रूप से पता चल जाता था कि भूराजस्व से उसे कितनी आय होगी। अतएव उसे अपना बजट बनाने में सुविधा हो गई। अस्थायी प्रबंध हो जाने से इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारी काफ़ी संख्या सॉरी दोस्तों, फिर से देखते हैं। अस्थायी प्रबंध हो जाने से इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों यहाँ देखिए दोस्तों की होगा, तो आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। तो फिर से देखते हैं। अस्थायी प्रबंध हो जाने से इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों की काफ़ी संख्या शासन संबंधी अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो गया। इससे शासन में व्यवस्था आई। अस्थायी प्रबंध ने कंपनी की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। अब बंगाल में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग निकल आया जो अंग्रेजी सरकार के शासन का शुभचिंतक और समर्थक था। जमींदारों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच अच्छे संबंध स्थापित हुए। इस राजभक्त जमींदार वर्ग में देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए क्रांतियों को दबाना शुरू किया और अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इसलिए इतिहासकार सेटन ने यह कहा है, अस्थायी प्रबंध ने एक ऐसे संपन्न तथा विशेषाधिकार वर्ग को उत्पन्न किया जो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय सरकार का प्रधान स्तंभ बन सरकार का साथ दिया। अस्थायी प्रबंध से जमींदारों को विशेष लाभ हुआ। भूमि पर उनका स्थायित्व हो गया। उनका अधिकार वंशानुगत हो गया। उनके पास काफ़ी धन संचित होने लगा और वे उस धन का उपयोग व्यापार व्यवसाय आदि में करने लगे। इससे देश के व्यापार व्यवसाय को काफ़ी प्रोत्साहन मिला और भूमि का मूल्य धीरे धीरे बढ़ने लगा और इससे जो लाभ हुआ उसके अधिकारी जमींदार थे। अतएव ये लोग बड़े संपन्न हो गए और सुख शांति का जीवन बिताने लगे। ये विशेष अधिकारों के उपभोक्ता भी बन गए। वे किसानों या अपने रैयतों से भेंट, उपहार, बेगार आदि लेने लगे। कुछ जमींदार तो बड़े बड़े नगरों में चले गए और वहाँ आलीशान भवनों में रहने लगे। अस्थायी प्रबंध के दोष। अस्थायी प्रबंध के कुछ अवगुण भी थे। अस्थायी प्रबंध के समय भूमि की उचित नाप तथा जांच पड़ताल नहीं की गई। जागीरों को क्षेत्रफल, माफी की भूमि, चारागाह तथा बंजर भूमि के संबंध में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। कंपनी को इस बात की भी पूरी जानकारी नहीं थी कि किस जमींदार से वास्तव में कितनी आय प्राप्त होती है। इस प्रकार अस्थायी प्रबंध गलत तथ्यों तथा आंकड़ों पर दिया गया था। फलतः सरकारी लगान बहुत कम निश्चित किया गया। भविष्य में जब कृषि की उन्नति हुई तो जमींदार की आय तो बढ़ गई किंतु सरकारी लगान में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। 1918 ईस्वी में इस बात का पता लगाया गया कि जमींदार जो लगान सरकार को देते थे उसका 15-16 गुना अधिक वे किसानों से वसूल करते थे।
बंगाल के एक अस्थायी प्रबंध का प्रभाव अन्य प्रांतों पर भी पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने जिन जिन प्रदेशों को जीता उन सभी प्रदेशों में अस्थायी प्रबंध लागू किया तथा बाद में अन्य प्रांतों पर लगान की दर बढ़ा दी, जिससे वहाँ के किसानों तथा जमींदारों को अधिक कष्ट उठाना पड़ा। अस्थायी प्रबंध का सबसे बड़ा दोष यह था कि इससे समाज में जमींदार वर्ग को जन्म दिया। यह अत्यंत ही शोषक वर्ग निकला, जिसका एकमात्र उद्देश्य किसानों का अधिकाधिक शोषण करना था। जमींदार किसानों से भेंट, उपहार, बेगार आदि लेने लगे और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देने लगे। वे स्वयं तो भव्य भवनों में निवास करते और भोग विलास में लिप्त रहते, किंतु दूसरी ओर किसानों के दुख दर्द बढ़ते ही गए। अंग्रेजों को आशा थी कि अस्थायी प्रबंध होने से कंपनी की आय बढ़ जाएगी, परंतु उनकी आशा पर पानी फिर गया। सरकार ने कृषकों से छीनकर भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया, परंतु उस समय यह नहीं सोचा कि इससे भूमि पर से सरकार का स्वामित्व ही उठ जाएगा। सरकार ने इसे तब अनुभव किया जब उसे मालूम हुआ कि जमींदार जितना लगान वसूल करते हैं उसका थोड़ा ही भाग वे सरकारी कोष में जमा करते हैं। भूमि में उन्नति लाकर एवं बंजर भूमि का बंदोबस्त कर जमींदार पैसे कमाने लगे। सरकार द्वारा संपूर्ण बंगाल का मालगुजारी 4.25 करोड़ रुपया तय की गई थी, जबकि जमींदार किसानों से 13 करोड़ रुपया वार्षिक लगान वसूल करते थे। 1918 में लगान 60 करोड़ वसूल किया जाता था, लेकिन जमींदार सिर्फ 4.25 करोड़ ही सरकारी कोष में जमा कर रहे थे। इस प्रकार अस्थायी प्रबंध के कारण सरकार तथा किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। अस्थायी प्रबंध से जमींदारों को अत्यधिक लाभ हुआ ही साथ ही उन पर बुरा प्रभाव भी पड़ा। अत्यंत धन संपन्न होने के कारण वे आलसी विलासी हो गए। वे गांवों को छोड़कर शहरों में चले गए। उन्होंने अपनी जमीन ठेकेदारों को दे दिया। अनुपस्थिति एवं ठेकेदारों के हाथ में जमीन की आ जाने से भूमि की उन्नति रुक गई। अनेक जमींदार नियमित और निश्चित समय पर लगान न देने की वजह से उन्हें जमीनों से वंचित कर उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई। इस तरह वे अपनी वंशानुगत जमींदारी से बेदखल कर दी गए। 1793 ईस्वी के अस्थायी बंदोबस्त के 3 लक्ष्य थे: निर्धारित समय पर लगान की प्राप्ति, कृषि का विस्तार एवं खेती की उन्नति। किंतु इन तीनों में किसी की भी प्राप्ति सही ढंग से नहीं हुई। निर्धारित समय पर निर्धारित लगान न मिलने से कई जमींदारों की जमींदारियां नीलाम कर दी गई। इस प्रकार अस्थायी प्रबंध प्रथम लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहा। दूसरा, कृषि का विस्तार काफ़ी लंबे समय बाद 1793 ईस्वी यानी 30 वर्षों बाद हो सका, क्योंकि कंपनी को लगान प्राप्ति से मतलब था, न कि कृषि विस्तार से। अतः कृषि का विस्तार जल्द नहीं हो सका। अस्थायी प्रबंध से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। उससे भूमि छीन ली गई और भूमि के स्वामी जमींदार बन गए। जमींदार किसी भी प्रकार का हिसाब किताब नहीं रखते थे। वे मनमाना ढंग से किसानों से लगान वसूल करते थे। किसान जमींदार के खिलाफ न्यायालय जाने में भी असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे। गरीब किसान दिन रात मेहनत कर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता, लेकिन जमींदार उससे मनमाना लगान वसूल कर उसकी मेहनत की कमाई खा जाता था। फलतः किसान गरीब बने रहे और जमींदार धनवान होते चले गए। अस्थायी प्रबंध का आधार ही गलत था, क्योंकि विकासोन्मुख समाज के लिए अस्थायी प्रबंध उसे एक ही स्थान पर पकड़कर बांध रखने के समान था। अतः अस्थायी प्रबंध न करके 10-15 वर्ष की अवधि का कोई प्रबंध किया गया होता तो इतने दोष नहीं आते और सरकार को लाभ में भी वृद्धि होते रहता। अस्थायी प्रबंध से देश का बहुत हानि हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था से समाज
में ज़मींदार का एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग उत्पन्न कर दिया जो ब्रिटिश सरकार का समर्थक और शुभचिंतक बन गया। आर.सी. दत्त ने कहा, यदि अस्थायी प्रबंधक का मतलब बंगाल में कंपनी का राजभक्त और धन संपन्न लोगों का वर्ग उत्पन्न करना था तो इस उद्देश्य में आशातीत सफलता मिली। इस कारण देश में राष्ट्रीयता का विकास न हो सका और जब ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट लोगों ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया तो उन्हें देश के जमींदारों का साथ नहीं मिला। यह भारत के लिए एक दुखद घटना थी। प्रोफेसर बनर्जी ने इस व्यवस्था के बारे में कहा कि अस्थायी प्रबंधक के होते हुए भी बंगाल में अकाल पड़े हैं। किसानों की दशा अच्छी नहीं रही क्योंकि उनसे अत्यधिक लगान की वसूली की गई। जमींदारों ने कृषि की उन्नति का कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि वे किसानों को बिचौलिए लोगों के हाथों में छोड़कर स्वयं विलासमय नगरों में चले गए। 1786 से 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। वह अपने प्रशासनिक, न्यायिक, व्यापारिक एवं भूमि सुधार के लिए जाना जाते हैं। इसके अलावा भी कई सुधार कार्य उसने अपने कार्यकाल में किया। इसमें से उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार भूमि का अस्थायी प्रबंध है। यह व्यवस्था ब्रिटिश राज के अंत तक बनी रही। इसका उद्देश्य लगान व्यवस्था में सुधार लाकर अस्थायित्व प्रदान करना था। इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया तथा सरकार को एक निश्चित लगान देने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस व्यवस्था में अनेक गुण दोष थे। इसके तहत जमींदार मालोमाल हो गए, लेकिन किसान फटेहाल हो गए। अनेक जमींदार नियमित रूप से निश्चित समय पर लगान न देने के कारण अपनी भूमि से वंचित कर दिए गए। उनकी वंशानुगत जमींदारी को नीलाम कर दूसरों को दे दी गई। अस्थायी प्रबंध से कंपनी को भी कई लाभ तथा कुछ नुकसान भी हुए। सर्वप्रथम कंपनी की आय में वृद्धि हुई। अब कंपनी को सालाना लगान का अनुमान हो गया, अतः उन्हें बजट बनाने में आराम हुआ। प्रत्येक साल नए नए लगान संबंधी नियम से छुटकारा मिला, जिससे कई कर्मचारी को प्रशासन के अन्य कार्यों में लगाया गया। कॉर्नवालिस की गणना भारत के महानतम गवर्नरों में होता है। उसने बड़ी ईमानदारी एवं सच्चरित्रता से अपने कर्तव्यों को निभाया। वह स्वयं ईमानदार था और भ्रष्टाचार का विरोधी था, अतः उसने कंपनी शासन में ईमानदारी लाने एवं भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न किया। उसके प्रशासनिक, न्यायिक, व्यापारिक एवं भूमि संबंधी सुधार बड़े महत्वपूर्ण थे। प्रशासनिक प्रणाली पर उसकी छाप अमिट है। कालांतर में यह सब कॉर्नवालिस प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ पढ़ दिया। तो आप लोग इतना ही से संतुष्ट हो जाइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह का और वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद।